സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. We warmly welcomes Imam Chandrasekhar Azad to address this protest. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ഇതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക. जय भीम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे साथी ट्रांसलेट करेंगे मेरे बात। कहाँ है? हाँ, वो बैठे हुए मेरे बात ट्रांसलेट करेंगे आफ्टर मी एड्रेस एट द रैली। आफ्टर दैट ही ट्रांसलेट। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे महत्वपूर्ण लाइनें हैं, मैं चाहता हूं जो मंच पर साथी उपस्थित है वो खड़े हो जाएं और हम लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, सभी लोग उठ के। और आप सब लोग भी उठ जाइए, क्योंकि ये ही हम सब लोग को जोड़ती है प्रस्तावना जो है, और ये ताकत। എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം അദ്ദേഹം വായിച്ചു തരുമ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ഏറ്റുചൊല്ലണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം. ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई साथी इसको मलयालम में ट्रांसलेट कर दे तो सब लोग उसको आराम से इजीली बोल सकते हैं। मैं यहाँ से हिंदी में बोल दूंगा, वो लोग मलयालम में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। हिंदी बोल सकते हैं, फिर ठीक है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही अपनी बात रखेंगे आपसे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें 26 नवंबर 1949 है, लेकिन आज दिनांक है 7 फरवरी 2020। तो हम ये शपथ लेते हैं कि हम भारत के संविधान की, इस मुल्क की एकता की, अखंडता की सुरक्षा करेंगे और किसी भी कीमत पर इसे खराब होने, टूटने और संविधान को कमजोर पड़ने नहीं देंगे, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। We the people of India reject CAA, boycott NRC and don't want NPR. Thank you. सबसे पहले तो आज की आयोजक कमेटी का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहां बुलाकर अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग। तो ये एक कड़ी है CAA के लिए मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए देश के वजीर आजम का कि उन्होंने वो CAA लेके आए और मुल्क के लोगों को एकजुट होने का मौका दिया। अगर वो ऐसा काला कानून नहीं लाते तो हमारे मुल्क को एकजुट होने का मौका नहीं मिलता। आज हम लोगों को बड़ी इस बात का तो दुख है कि कानून धार्मिक तौर पे बंटवारा करता, लेकिन खुशी इस बात की भी कि मुल्क का प्रत्येक व्यक्ति इस कानून को समझ रहा है और RSS और भाजपा के एजेंडे को भी समझ रहा है
तो मैं वजीर आजम को इसका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐसा काला कानून लाके हमारे लोगों की आंखें खोल दी। इनको पता ही नहीं लग रहा था देश में क्या हो रहा है। और उतना ही शुक्रिया अदा करना पड़ेगा आज गृह मंत्री जी का भी, जो बहुत छोटे से कद के आपने देखे, जिनका नाम है अमित शाह। वो थोड़े से स्मॉल कद के हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी सच बता दिया हमें कि एनपीआर से एनआरसी होगी, तो हमको सच बताने के लिए ये भी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे लिए वो दिन बड़ा महत्वपूर्ण था जिसको जामा मस्जिद का ऐतिहासिक दिन कहा जाता है। वो बरोज जुमा शुक्रवार का दिन था और मुल्क में काला कानून लागू कर दिया गया था। तो मैंने चाहा कि हम सब लोग जो बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने हमें यही सिखाया कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। तो आप अन्याय मत सहो। और बाबा साहब अंबेडकर ने हम कमजोर लोगों को तो ये बताया, मुल्क के जो सब कमजोर लोग हैं उनको ये बताया कि ये मैं आपका सुरक्षा कवच देके जा रहा हूं आपको। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका देश के प्रत्येक नागरिक का सुरक्षा कवच है। अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा कर लेंगे तो कोई आपको इस देश में परेशान नहीं कर सकता, आपको सता नहीं सकता। अब जैसे हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जामा मस्जिद जाते हैं तो देश की जो सरकार है उसको दिक्कत हो जाती है। उसको लगता है जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है कि ये प्रोटेस्ट जामा मस्जिद पर क्यों हो रहा है। जामा मस्जिद पर प्रोटेस्ट करने का एकमात्र उद्देश्य ये था क्योंकि जामा मस्जिद वो ऐतिहासिक जगह है जहां जिसको पूरी दुनिया वॉच करती है, पूरी दुनिया देखती है। तो वो पैगाम 1947 में भी पढ़ा गया था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने पढ़ा था वहीं से जामा मस्जिद के ऐतिहासिक सीढ़ियों से। और वो पैगाम ये था मुल्क के लोगों को, स्पेशल मेरे मुस्लिम भाइयों को, कि वो मुल्क छोड़कर ना जाए। ये मुल्क उनका है और इस मुल्क की बेहतरीन बात यह है कि ये सेकुलर कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा होती है, उसको अधिकार है। तो वही जगह मुझे, क्योंकि वहां मजार भी है कलाम आजाद साहब की, तो मुझे लगा कि यहीं से आज पूरे देश को एड्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी ने जो चाहा है उन्होंने बना दिया कि ये जो कानून है वो एंटी मुस्लिम है। और बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं कि सीए एनआरसी जो है एंटी मुस्लिम है, ये एंटी नेशन है। ये जो कानून है एनआरसी और सीए, ये एंटी नेशन का लॉ है। हम इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं। कोई धर्म के आधार पर इस मुल्क में बंटवारा नहीं कर सकता है। और जो धर्म के आधार पर इस मुल्क में बंटवारा करेगा वो चाहे कितना ताकतवर हो, अंत इस जनता के सामने, इस देश के आवाम के सामने उसको हारना पड़ेगा। और यही ताकत है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और केरल से लेकर दिल्ली तक दिखाई दे रही है। मैं केरल के सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ है। और केरल में जो साइन बाग बना हुआ है उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ पर कि आप लोग इस आंदोलन को मजबूती से चला रहे हैं। अब मैं जो कहना चाहता हूं वो विशेष ये है कि मैं चाहता हूं मेरे साथी इस बात को बड़ी एक एक शब्दों को गंभीरता से रखें, क्योंकि ये आज हमारे लोगों को पता लगना चाहिए कि मुल्क में क्या चल रहा है। देखिए, जो सेंटर में सरकार बैठी है उनका एक एजेंडा था। 1925 में इस देश में आरएसएस बना। उनका एक एजेंडा था कि इस मुल्क को वो सेकुलर मुल्क नहीं बनने देंगे, इस मुल्क को वो लोकतांत्रिक मुल्क नहीं बनने देंगे। वो आज भी टू नेशन की थ्योरी को मानते हैं और हम लोग सावरकर की टू नेशन की थ्योरी को नहीं मानते हैं। हम अगर मानते हैं तो बाबा साहब एक कॉन्स्टिट्यूशन से बने इस मुल्क को मानते हैं जो हमारे पूरे देश को एक कड़ी में जोड़ता है। तो वो अपने एजेंडे पे है और लोगों को समझना चाहिए। मेरी इस बात को मेरे साथी बताएं बार बार कि अगर वो इस 90-95 साल की उनकी मेहनत के बाद अगर वो अपना एजेंडा लागू नहीं करेंगे तो कब लागू करेंगे। सरकार उनकी है तो वो अपना एजेंडा पूर्ण रूप से लागू कर रहे हैं। ये गलती हमारी है, मेरी और आपकी, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हुए, इसलिए वो लोग ताकतवर हो गए वहां लोकसभा में बैठे हुए। आप मेरी बात को गंभीरता से लेना और ये कमी जो है इस कमी को दूर करना पड़ेगा। नई कमी दूर होगी तो कल आज मोदी है, कल कोई और योगी बैठा होगा हम लोगों को सताने के लिए।
और फिर ऐसे कानून लाने के लिए इस पे मेरे जो समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के, वो गंभीरता से सोचें। आज आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप अगर किसी कानून से आप समर्थन नहीं करते तो उसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 इसकी इजाजत आपको देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी अगर कोई आंदोलन के लिए आ रहा है, जहां से मैं आता हूं यूपी में, तो वहां सीधी गोली मारी जा रही है। और हमारी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, वो ये कह रहे हैं कि जो बोली से नहीं मानेगा वो गोली से मानेगा। मैं उनको ये बता देना चाहता हूं, आज केरल में खड़ा होकर मैं जल्दी जा रहा हूं यूपी। 9 तारीख में हम लोग यूपी होंगे, बनारस में संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज की जन्मभूमि काशी में, और मैं वहां से उन्हें बता दूंगा कि हम आपकी लाठी, गोली और जेलों से नहीं डरते हैं। जब एक क्रांतिकारी देश को बचाने निकलता है तो वो अपनी जान को हथेली पर लेकर निकलता है। ये हम बताने के लिए उनको आ रहे हैं 9 तारीख में। उनकी सोच बहुत छोटी है और वो तोड़ रहे हैं, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। मैंने ये भी बता दिया कि सिर्फ दीवारों से मुल्क नहीं बनता, मुल्क बनता है दिलों को जोड़ने से। वो तोड़ेंगे, वो मारेंगे और हम जोड़ेंगे, मार भी खाएंगे, लेकिन हम ये बता देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा ना आरएसएस है, ना भाजपा है, ना कोई और है। और ये जो मुल्क है ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, नागपुर से नहीं चलेगा। अगर कुछ मुट्ठी भर चंद लोग ये सोचेंगे कि वो मिलकर मुल्क को तोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो केरल को लोगों को तो ये भी नहीं कह सकता हमारा वजीर आजम जनाब मोदी साहब, श्री मोदी साहब, ये भी नहीं कह सकते कि भाई केरल के लोग तो पढ़े लिखे नहीं, उनको तो बेकार में विरोध कर रहे हैं। केरल तो पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ प्रदेश है। यहाँ के लोग तो ज्यादा पढ़े हुए हैं, तो यहाँ तो झूठ भी नहीं बोला जा सकता। तो इसलिए मुझे यहाँ के लोगों के पास आके ज्यादा अच्छा लगा। ये जो समुद्र देख रहे हैं ना आप बराबर में, आप विश्वास कीजिए आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा इस मुल्क को बचाने के लिए। और मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसकी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। और हम देखेंगे कि जालिम की जेलों में कितनी जगह है, हम उनकी जेलें भर देंगे, उनके ऑफिस भर देंगे, वो जहां कहेंगे वहां जाके रहेंगे। लेकिन जब मुल्क की बात आएगी तो सारी दीवारें टूट जाएंगी, मुल्क को कोई नुकसान पहुंचाएगा, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। मैं याद दिलाऊं उस बात को कि बहुत बार प्रयास किया गया देश में मुसलमान के साथ दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को झगड़ा कराने का। और मैंने इस कड़ी को पिछले 5, 6 साल, 7 साल से संभाल के रखा, 2012 से लेकर अब तक। जहां जहां हमने काम किया, 22 स्टेट में हम लोग काम करते हैं, और 18 स्टेट में आपको खुशी होनी चाहिए जान के कि भीम आर्मी के लोग सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक जगह पड़ती है उत्तराखंड में, कलियर हो बॉर्डर में है बिल्कुल उत्तराखंड, वहां भी भीम आर्मी की टीम प्रोटेस्ट कर रही है खुद खड़ी होके, ये बताने के लिए कि ये लॉ एंटी मुस्लिम नहीं है। तो जब मैं जामिया के बच्चे पीटे जाते हैं तो ऐसी मेरी बहनें, क्योंकि केरल की बहुत सारी बहनें जामिया में पढ़ती हैं और ये आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, तो जब जामिया में मेरी बहनों को पीटा जाता है तो एक बहन का फोन मेरे पास आता है, उसने कहा भैया आप आ जाओ, पुलिस के लोग आपकी बहनों को पीट रहे हैं। तो मैं जब पहुंचा तो हेडक्वार्टर पे, पुलिस हेडक्वार्टर पे हम लोग गए दिल्ली, तो मैंने उनसे कहा कि ये जो तानाशाही आप कर रहे हैं, नौकरशाह इस देश में जनता का नौकर है, आपको नहीं करना चाहिए सब चीज। और मैंने वहां एक स्पीच दी थी, आप लोगों ने सुना भी होगा, और वो स्पीच जो है देश के वजीर आजम को अच्छी नहीं लगी मेरी। मैंने कहा था कि जहां भी अपने मुस्लिम भाई का पसीना पड़ेगा वहां भीम आर्मी के लोग अपना खून देंगे, ये मैं बताने के लिए हेडक्वार्टर आया हूं। और मैंने ये भी कहा कि जिसमें दम है अब हमारी बहनों को लाठी मारो। चंद्रशेखर यहाँ खड़ा है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया वो लाठी मार के दिखाया। शर्म आनी चाहिए मुल्क में इस देश की बेटियों को, बहनों को पीटने का, क्योंकि मुझे बाबा साहब ने यही सिखाया कि बहनों का अपमान नहीं होना चाहिए, वो बराबर के हकदार है इस मुल्क में। और सब लोग जानते हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं, कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पे इस्तीफा दिया। जो लोग 370 की बात करते हैं, 3 तलाक की बात करते हैं, ये इनसे जुड़े हुए सब लोग थे वहां पर जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल पास कराना चाहते थे, जब इस देश में महिलाओं को बराबर के अधिकार दिलाना चाहते थे, तब इन सब लोगों ने विरोध किया था बाबा साहब का। इसलिए बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया था लॉ मिनिस्टर के पद से।
मैं उन्हीं का खून हूं और मैं ये बताने के लिए आया हूं कि यहाँ कोई हमारी बहनों को सता नहीं सकता है। और मैंने ये भी बताया कि सीएए के खिलाफ अगर आंदोलन होगा तो सरकार को लग रहा था कि सिर्फ मुसलमान आएंगे विरोध करने। ये बात गलत है, मैं इसका बहिष्कार करता हूं। मुसलमान नहीं आएंगे, पूरे देश के वो लोग आएंगे जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, जो इस मुल्क की इज्जत करते हैं, जो इस मुल्क में सेकुलरिज्म को मानते हैं, वो सब लोग आएंगे। और जो नहीं आ रहा वो देशद्रोही है, ये बात समझनी पड़ेगी सब लोगों को। क्योंकि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 ये कहता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को देश के कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है प्रत्येक आदमी की। जो लोग भक्ति में नहीं कर पा रहे उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनके स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन आपका तो कोई स्वार्थ नहीं है ना। तो जब आपका स्वार्थ नहीं था तो मैं ये बता दूं मेरी बात को खत्म करते हुए कि हम लोग आंदोलन को जीत रहे हैं। हम लोग आंदोलन को जीत रहे हैं, इसलिए सरकार की नींव हिल रही है। और पहले भी आंदोलन से हमने यहां से गोरे अंग्रेजों को भगा दिया था। अब हम चोरों को भी और काले काले जो गोरे हैं उनको भी भगा देंगे यहां से, आप चिंता मत करें। अगले 15-20 दिन में मेरी उपस्थिति इसलिए अनिवार्य थी कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग जितने भी आंदोलन चल रहे हैं उन सब लोगों को इकट्ठा करेंगे और सरकार को बताएंगे कि हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं, हम अलग अलग नहीं लड़ रहे हैं। और एकजुट होकर हम इस सरकार का सामना करेंगे। सरकार को बताएंगे कि जनता ताकतवर है या चंद लोग ताकतवर है जो जनता के द्वारा बनाकर जो है दिल्ली में बैठे हुए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको एक और खुशखबरी भी दे देता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से हमारे पक्ष में एक फैसला भी आया है। वो ये है कि यूपी में जिन 24 भाइयों को गोली मारी गई थी, हमारी लीगल टीम वहां काम कर रही थी, तो कोर्ट का फैसला यह है कि जिन लोगों को गोली लगी है या जिनको इंजरी हुई है वो एफआईआर दर्ज कराएं या कोई एनजीओ दर्ज कराए। तो हम सब मजिस्ट्रेटों के खिलाफ, सब आईपीएस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, उनको जेल भेजेंगे। तो ये भी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने ताकत दी है कि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, चाहे वो पुलिस का हो, प्रशासन का हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी क्राइम करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, कोई भी हो चाहे। तो आज जो क्राइम कर रहे हो भले ही सरकार की वजह से बच जाए, लेकिन बचेगा कोई भी नहीं। तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सब लोगों को। मैं चाहता हूं कि आप अपने आंदोलन को बना के रखें। ताकतवर है ये आंदोलन। ऐसा आंदोलन क्या तो तब हुआ था जब अंग्रेजों का राज था यहाँ, या फिर अब हो रहा। और ये जनता कर रही है, इसलिए सरकार डर रही है। मैं ये भी बता दूं कि ऐसा मुल्क में कभी पहले नहीं हुआ। आजाद भारत में किसी ने ऐसा आंदोलन नहीं देखा। किसी ने ऐसा आंदोलन नहीं देखा जिसने सरकार की नींद हराम कर दी हो। तो मक्कार लोग जो इस देश को तोड़ देना चाहते हैं, उनकी वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप लोग अपने पीसफुल प्रोटेस्ट को चला कर रखिए। मैं जानना चाहता हूं अगर हम लोग आपको दिल्ली बुलाएंगे आंदोलन को मजबूत करने, क्या लोग आप लोग आएंगे या नहीं आएंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, आओगे या नहीं आओगे? चलो, ये बस यही जानना था। आपके आने की जरूरत नहीं, वहां के लोग बहुत ताकतवर हैं। आपने देखा भी होगा जामा मस्जिद का आंदोलन, कितने लोगों ने देखा था जामा मस्जिद का आंदोलन। तो सरकार को की नींद हराम होगी थी। ऐसे आंदोलन हम और भी करेंगे। और मैं ये भी वादा करता हूं, मैंने जेल से बाहर आते 25 डेज में जेल में रहा, मैंने वादा किया था कि जब तक ये आंदोलन नहीं जीतेंगे मैं कोई भी स्वागत नहीं करूंगा, कोई भी माला नहीं पहनूंगा। मैं आज भी उस वादे को दोहरा दे रहा हूं कि जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं तब तक हम माला नहीं पहनेंगे। और जिस दिन हम जीतेंगे फिर पूरे देश के साथ बैठ के हम लोग इसको जो है सेलिब्रेट करेंगे, इस आजादी को जो दोबारा से हमारी छीनी जा रही है। बस आप ये याद रखें, एनपीआर जब अगर आपके यहाँ कोई भी एनपीआर करने का प्रयास करे, मैं बता दूं, मुझसे मेरे साथी डिस्कस कर रहे थे, लोगों के बारे में बता देता हूं। एज ए एडवोकेट आपको कुछ बातें जो अगर आपको नहीं पता हो, वैसे केरल के लोगों को सब कुछ पता है। बाकी मैं भी बता देता हूं कि 2003 में सिटीजनशिप रूल्स बनाए थे भाजपा की गवर्नमेंट ने, और उन्होंने उसका जो रूल्स नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि एनपीआर करेंगे, पूरे देश में एनआरसी करेंगे और एनआरसी के आंकड़े एनपीआर से इकट्ठा करेंगे हम लोग। तो एनपीआर अगर आपकी स्टेट भी करे तो मना कर देना, आप किसी को कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? कोई क्राइम नहीं है, जो लॉ बता रहा हूं। अगर एनपीआर का आंकड़ा कोई मांगने आए तो उसको मना करना कि हम नहीं करा रहे, हम नहीं दे रहे आंकड़े आपको, ठीक है? और जो गवर्नमेंट एनपीआर कर रही है वो भी हमसे धोखा कर रही है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। पूरे देश में आप याद रखें, पता कर लें कहां कहां कौन सी गवर्नमेंट एनपीआर कर रही है। जब एनपीआर हो जाएगा
तो एनआरसी के लिए कोई कानून लाने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को। एनपीआर से एनआरसी के आंकड़े मिल जाएंगे और एनआरसी से दिक्कत खड़ी होगी हमारे लोगों को। तो आप बेफिक्र रहें, इस आंदोलन को हम लोग जीतेंगे, लेकिन इसको ताकत देने के लिए आपको इकट्ठा रहना पड़ेगा। तो एक नारा मेरे साथ बुलंद कर दीजिए आप। मैं कहूंगा आवाज दो, आप लोग क्या कहेंगे? हम एक हैं। क्या कहेंगे आप लोग? ठीक है, तो मैं अभी अपनी बात को विराम देने से पहले कुछ नारे आप लोगों के साथ चाहता हूं कि आप लोग शेयर कर दें। आवाज दो। आवाज नहीं आ रही सामने से, बहुत हल्की आवाज है, मुझसे जब कम आवाज हो रही है इतने लोगों की। देखो हमारे आवाज दो। कौमी एकता जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय 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 भीम। तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा कीजिए, हम लोग गद्दारों से इस मुल्क की सुरक्षा करेंगे और सब मिलकर दिल्ली की जामा मस्जिद पर बैठ के जश्न मनाएंगे। आप लोग चिंता मत करना, जब हम लोग जीतेंगे। तो मैं चाहता हूं कि कमजोर लोग नहीं होने चाहिए जिनके खिलाफ लड़ा जाए। सरकार के लोग चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं, होम मिनिस्टर के हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं बता दूं, आप 1 इंच कह रहे हैं, हम अपने शरीर का एक परछाई को भी 1 इंच नहीं, उसके भी माइक्रो इंच में भी नहीं पीछे हटने देंगे। आप अपनी लाठी भी चलाएं, गोली भी चलाएं, याद रखें कि आप लाठी और गोली से हमारे आंदोलन को दबा नहीं सकते। और अगले 10 दिन में जो होगा वो पूरा देश देखेगा कि सरकार कैसे घुटनों के पर आएगी हमारे आंदोलन के आगे। बस आप चिंता मत कीजिए। एक भी व्यक्ति, मुसलमान भाइयों के लिए कह रहा हूं स्पेशल, एक भी व्यक्ति को डिटेंशन कैंप में नहीं जाने दिएगा। ये वादा चंद्रशेखर आजाद यहां करके जा रहा है। और ना ही कोई इस मुल्क से बाहर जाएगा। ये मुल्क हमारा है, हमने अपने खून से सींचा है। जैसे हमने पहले अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराया था, ऐसे आरएसएस के गुंडों से इस देश को आजाद कराएंगे। आप लोग चिंता मत करना। जैसे हमने तब अपने खून से अपने इस बाग को सींचा था, जैसे हमने साइन बाग को हम लोग सींच रहे हैं, ऐसे ही हर बात को हम लोग अपने खून से सींचेंगे। सरकार क्या तो हमें तोप के आगे खड़ा करके गोली मार दे, तोप से उड़ा दे। अदरवाइज याद रखें कि देश की जनता ने जब जब इनकलाब की बात की है तो निजाम बदले, सरकार को होश में रहना चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने दे। ये मेरा चैलेंज है पूरे आरएसएस को और पूरी बीजेपी को कि वक्त आने दे, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। അടുത്തതായി വേദിയിൽ നടക്കേണ്ടത് ആവേശകരമായ waytonikah.com, the exclusive Muslim matrimonial site.